चलो बेटा एक काम करेंगे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, जनरल मीटिंग का मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे थे, वो आप लोगों ने देखे होंगे क्या जनरल मीटिंग का? तो वो करीब 1.5-1.25 घंटे के आसपास का है, उसको एक बार देख लेना, मतलब अगर आपको नीड होगी तो अभी मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक के, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू अपन लोग फटाफट लॉ को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सीधा। टॉपिक है अपना क्लास ऑफ कंपनी, और जहां रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपको रिवीजन भी करा दूंगा कॉन्सेप्ट को। हाँ जी, क्लास ऑफ कंपनी में सीधा हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होल्डिंग सब्सिडी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो हम लोग को ये मालूम है कि होल्डिंग सब्सिडी जो कंपनी है, कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 287, इसमें सब्सिडी कंपनी वर्ड को डिफाइन किया गया है। और सब्सिडी कंपनी, कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी की 3 प्रकार से सब्सिडी हो सकती है। पहला तरीका होता है कि अगर एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के बीओडी के कंपोजिशन को कंट्रोल किया, या एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर को एक्वायर किया, चाहे उसने खुद ने एक्वायर किया हो या अपनी सब्सिडी कंपनी के थ्रू एक्वायर किया हो तो भी। और तीसरा तो होता है जो सब्सिडी की सब्सिडी होती है उसको भी सब्सिडी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेन होल्डिंग कॉन्सेप्ट। तो 3 तरीके से कोई कंपनी एक दूसरे की सब्सिडी बन सकती है। अब बीओडी का जो कंट्रोल है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का या हटाने का पावर रखती है, तो यह माना जाता है कि ये कंपनी दूसरे कंपनी के बीओडी को कंट्रोल कर रही है। और 2 इंपॉर्टेंट बातें, एक, अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड किया है तो उसको काउंटिंग में नहीं लिया जाता। और अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर अपने नॉमिनी के थ्रू परचेस किया है तो नॉमिनी के शेयर भी इस कंपनी के शेयर में काउंट किया जाएगा। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपका होल्डिंग सब्सिडी का। अब इसके ऊपर बेस, अब एक सबसे खास बात जो दिमाग में रखनी है ना आपको, वो ये है कि हम लोग जो बात करते हैं कि होल्डिंग सब्सिडी बनने के लिए मोर देन 50% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल नहीं है, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कई बार आपको ये मालूम है कि पेड अप कैपिटल अलग हो सकता है, वोटिंग पावर अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कंपनी ने 2 प्रकार से शेयर इश्यू किए, एक ऐसा शेयर जिसमें एक शेयर पे 1 वोट है, एक ऐसा शेयर जिसमें एक शेयर पे 10 वोट है। तो मेरे पास भी एक शेयर है, आपके पास भी 1 शेयर है मान लो, तो मेरे पास 1 वोट है, आपके पास 10 वोट है, तो वोटिंग राइट पेड अप कैपिटल दोनों का सेम है, पर वोटिंग राइट अलग हो सकता है। ठीक है, तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, तो अगर एग्जाम में कोई जो क्वेश्चन होंगे उसमें वोटिंग पावर की कोई बात नहीं दी है, तो आप हमेशा यह मानना कि पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन पे वोटिंग राइट होगा, मतलब 1 शेयर पे 1 वोट, सबका वोट। तो यह आपको दिमाग में रहना चाहिए। चलिए, इसके बेस पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या लिखा है, एक कंपनी है सारस प्राइवेट लिमिटेड, इसका टोटल पेड अप कैपिटल है, आपको देखो क्या दिया है, पेड अप कैपिटल 1 करोड़। अब 1 करोड़ का ब्रेकअप दिया, 10 लाख की इक्विटी शेयर 10 रुपए का, मतलब ये सारस में मैं एस लिख रहा हूं, इनके पास 10 लाख शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है। ठीक है 10 लाख की इक्विटी शेयर इनके पास है सारस के। अब इसमें बात करते हैं जीवन प्राइवेट लिमिटेड, सुधीर प्राइवेट लिमिटेड, 2 कंपनी है, एक है जीवन और एक है सुधीर। हाँ, आर होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर एंड 50,000 इक्विटी शेयर इन सारस। तो इसके पास 3 लाख है, इसके पास 50,000 शेयर है इस कंपनी के, सारस के। आगे बोलता है जीवन और सुधीर आर सब्सिडी ऑफ पीयूष प्राइवेट लिमिटेड। ये जो दोनों कंपनी है ना, ये पीयूष प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडी है। अब पूछ क्या रहा है, आपको ये बताना है क्या सारस प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडी बन गई पीयूष का, तो आपको ये बता रहा है कि क्या पूछ रहा है कि सारस पीयूष का सब्सिडी बन गया। अब अपना लॉ क्या है कि अगर पीयूष ने सारस के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर एक्वायर किया है, चाहे उसने खुद ने या उसकी सब्सिडी के थ्रू, तो पहले तो पीयूष के पास तो एक भी शेयर नहीं है, तो मैंने 0 कर दिया। अब इनकी दो सब्सिडी है, ये और ये दोनों सब्सिडी है, इसको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, 3 लाख प्लस 50,000, तो कुल मिला के पीयूष के पास 3.5 लाख शेयर किसके हैं, सारस के। तो 10 लाख का 3.5 लाख कितना हो गया, 35% ही हुआ, जबकि होल्डिंग सब्सिडी कराने के लिए कितना होना चाहिए, 50% से ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो गया कि यहां जो पीयूष है वो सारस का होल्डिंग कंपनी नहीं बन पाएगा, क्योंकि 50% से कम इनके पास शेयर है, खत्म बात। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखो क्या बोलता है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ पीयूष प्राइवेट लिमिटेड
हैज 8 आउट ऑफ 9 डायरेक्टर ऑफ द बीओडी ऑफ सारस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो सारस कंपनी थी ना, इसमें 9 में से 8 डायरेक्टर को अपॉइंट, कंट्रोल कौन कर रहा है? पीयूष। तो अपॉइंट करने का पावर मतलब कंट्रोल का पावर, तो यहां पे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को भी कंट्रोल करने का पावर आता है, तो पीयूष प्राइवेट लिमिटेड क्या बन जाएगा? होल्डिंग बन जाएगा सारस का। तो यहां पे आंसर हो गया, सेकंड केस में अपना आंसर बदल जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, स्पीड ठीक है क्या? ये स्पीड चल सकती है अपनी? चलो ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेड अप कैपिटल है XYZ प्राइवेट लिमिटेड का 20 लाख। तो जस्ट मैं यहां पे लिख देता हूं, ये XYZ इसका पेड अप कैपिटल है 20 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर, तो ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप। तो 20 लाख रुपए छोड़ो, अपन ये बोलते हैं कि इस कंपनी के पास 2 लाख इक्विटी शेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडी DF प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 60,000 and 50,000 शेयर इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब यहां पे 2 कंपनी के नाम बोल रहा है, एक है ABC और एक है DF। और आपको क्या बोल रहा है? जो ABC है ना, वो DF की सब्सिडी है, मतलब ये होल्डिंग बन गई और ये इसकी सब्सिडी है। और आगे आपको ये बोला, ये जो ABC है इसके पास इसके 60,000 शेयर्स हैं और इसकी जो सब्सिडी है इसके पास इसके 50,000 शेयर्स हैं। अब पूछ क्या रहा है? देखो आपको ये पूछ रहा है क्या XYZ ABC का सब्सिडी बना? क्या चेक करो। हाँ जी, अपने को ये पूछ रहा है कि क्या ये जो ABC है ना, ये XYZ का होल्डिंग बन गया क्या, या XYZ इसका सब्सिडी बन गया क्या? तो हिसाब कर लो भैया, XYZ का 2 लाख शेयर है, 2 लाख का 50% से ज्यादा मतलब कितना हो गया? 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख शेयर से ज्यादा अगर किसी दूसरे कंपनी के पास है तो होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता बन गया। यहां पे ABC के पास 60,000 है और इसकी जो सब्सिडी है उसको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो 60,000 प्लस 50,000, तो ये माना जाएगा कि ABC के पास XYZ के 1,10,000 शेयर है। तो देयरफॉर ABC बिकम्स होल्डिंग कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड। और यहां पे रेफरेंस आप किसका दोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 87। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 1 लाख 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब ये जो AB लिमिटेड के शेयर कितने? इनके पास 10,000 शेयर हैं। ओके, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद यहां पे आगे बोलता है विच है फुल्ली पेड अप शेयर वेयर बाय XY लिमिटेड होल्ड 4,000 शेयर एंड PQ लिमिटेड होल्ड 2,000 शेयर इन AB लिमिटेड। आगे बता रहे कि जो ये जो AB लिमिटेड है, इनके XY के पास 4,000 शेयर है और PQ के पास 2,000 शेयर है। अच्छा, आगे क्या बोलता है? AB लिमिटेड इज होल्डिंग 20% इक्विटी शेयर इन RS लिमिटेड। और ये जो AB लिमिटेड है इज होल्डिंग 20% इक्विटी शेयर ऑफ RS लिमिटेड। इसके पास RS लिमिटेड के 20% शेयर है बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर अबव। ये जब इक्विटी शेयर इश्यू करे तो उसके पहले से उन्होंने होल्ड करके रखा है। आगे RS लिमिटेड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ XY लिमिटेड एंड PQ लिमिटेड फ्रॉम 1 अगस्त 2020। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 2 कंपनी थी ना, एक का नाम था XY और एक का PQ। अब ये बता रहा है कि ये जो एक और कंपनी है RS, ये जो RS कंपनी है ना, इसने XY और PQ दोनों के BOD को कंट्रोल करी है। तो दोनों के BOD को कंट्रोल करी मतलब क्या हुआ? ये जो RS जो कंपनी है ना, ये इसकी भी होल्डिंग है, इसकी भी होल्डिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? ये XY और PQ ये दोनों के दोनों RS की सब्सिडी कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहा है आपको? क्या AB लिमिटेड सब्सिडी बन गया क्या RS का? क्या AB सब्सिडी बन गया क्या RS का? तो अब आपको चेक करना है कि ये जो RS है, AB लिमिटेड के टोटल कितने शेयर है? 10,000। और ये RS की दोनों सब्सिडियों के पास मिला के कितना हो गया? 6,000 शेयर। 10 में से 6,000 इनके पास हो गया, तो ये दोनों शेयर इसी में काउंट हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो गया? ये माना जाएगा कि RS के पास AB के 6,000 शेयर है। और 6,000 मतलब कितना परसेंट हो गया? 60%। और 60% होने की वजह से क्या हो गया? RS को AB का होल्डिंग कंपनी RS को AB का होल्डिंग कंपनी मान दिया जाएगा। क्लियर? क्योंकि RS ने अपनी सब्सिडी के साथ मिला के दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट को कंट्रोल कर लिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं?
वेदर एबी लिमिटेड, अच्छा एक खास बात क्या बोला था कि जो ये एबी लिमिटेड है ना, देखो याद अब क्या हो गया, ये जो आरएस है दो कंपनी की बात करते हैं, एक आरएस और एक एबी, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या हो गया, ये होल्डिंग और ये सब्सिडी बन गया, करेक्ट। अब यहां पर एक खास बात क्या बोला है, ये जो एबी है ना, एबी के पास आरएस के 20% शेयर पहले से पड़े हैं, मतलब आरएस तो अभी शेयर परचेस कर रहा है समझ लो अपने सब्सिडी के थ्रू 1 अगस्त को, लेकिन एबी के पास उसके पहले से शेयर है। अब जरा याद आ रहा है किसी को ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये जो कॉन्सेप्ट है बताइए, किसी को याद आ रहा है तो, कुछ याद आ रहा है किसी को, किससे रिलेटेड है? सेक्शन 19 में वो एक्सेप्शन वाले पॉइंट। वेरी गुड, सेक्शन नंबर 19 है ना, सेक्शन नंबर 19 याद कीजिएगा। सेक्शन 19 क्या बोलता है, एक सब्सिडी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती, कोई भी सब्सिडी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी का शेयर परचेस नहीं कर सकती, लेकिन कुछ 3 एक्सेप्शन था, उसमें एक एक्सेप्शन ही था कि होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशनशिप के पहले अगर शेयर परचेस करके रखें तो वो अलाउड है, वो अलाउड है, ठीक है, याद आ रहा है आपको। तो ये वही बात कर रहा है, क्या एबी लिमिटेड अभी भी शेयर को होल्ड कर सकती है, क्या आंसर है यस, क्योंकि उसने होल्डिंग सब्सिडी के पहले शेयर परचेस करके रखे। तो यहां पे 19 भी लग गया, 287 तो है ही है, साथ में किसको कौन से पॉइंट को डाल दिया, 19 को डाल दिया, तो ये अलाउड है क्योंकि एक्सेप्शन में कवर है। 3 एक्सेप्शन थे, एक होल्डिंग सब्सिडी के रिश्ते के पहले, एक एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एक एज अ ट्रस्टी, तो ये 3 अलग अलग केसेस है जहां पे आप अपने शेयर को आप होल्ड करके रख सकते हो। और तीसरा नंबर क्या बोला कि वेदर एबी लिमिटेड कैन वोट एट द एजीएम ऑफ आरएस लिमिटेड हेल्ड ऑन 30 सितंबर। हाँ जी, वोटिंग राइट के बारे में किसी को याद है क्या प्रोविजन है, मतलब ये शेयर तो होल्ड करके रखेगा एबी, पर क्या एबी वोट दे पाएगा, क्या लगता है, क्या एबी वोट दे पाएगा क्या? हाँ जी, आंसर क्या है, नो। याद करो 3 केस से, उसमें ये वाला केस में वोटिंग राइट नहीं मिलता, ये वोट नहीं दे पाएंगे, शेयर होल्ड करके रखोगे, डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन जनरल मीटिंग में आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ में वहां पे दिया था कि वोटिंग राइट इस केस में आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत मतलब काफी क्वेश्चन अपने बुक में और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन नेचुरली जिन क्वेश्चन डिस्कस करें मतलब वो लॉ इंपॉर्टेंट है, ऐसा मान लीजिए, तो सारे इंपॉर्टेंट लॉ आपके कवर होते आएंगे। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन अपना फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है, सारे बोल्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूं। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हो, प्लस जिसने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश किया हो। अब उनका प्लेस ऑफ बिजनेस चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, चाहे ये कंपनी ने खुदरे से प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश किया हो या अपने कोई एजेंट के थ्रू हो। और इसमें फिर जब आप एक्सप्लेनेशन के अंदर जाते हैं ना तो बहुत सारी एक्टिविटी दिया है, और उसमें एक खास बात ये दी है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई काम करते हैं तो आपका जो मेन सर्वर है वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिजनेस में बहुत टाइप के बिजनेस है बेटा, बहुत टाइप के बिजनेस है, चाहे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन है, चाहे आप टेली कम्युनिकेटिंग का काम कर रहे हो, टेली मेडिसिन है, एजुकेशन है, रिसर्च है, कोई भी टाइप की एक्टिविटी करते हो तो वो बिजनेस में कवर होगा। कुल मिला के इंडिया में किसी भी प्रकार से बाहर की कंपनी इंडिया में कोई भी प्रकार से अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रही है तो वो बिजनेस वर्ड में कवर होगा और उस कंपनी को फॉरेन कंपनी माना जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। हैरी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि थाईलैंड में रजिस्टर्ड है, इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड होगी। इट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश इन इंडिया, उसका इंडिया में अभी तक कोई बिजनेस नहीं है, तो यहां तक पढ़ के अपने को क्या लग रहा है कि ये फॉरेन कंपनी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। येट इट इज डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, देखो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया थ्रू टेली मार्केटिंग इन इंडिया। बात खत्म सर, इंडिया में चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टेली मार्केटिंग का भी काम करोगे तो ये माना जाएगा कि इंडिया का प्लेस ऑफ बिजनेस है। आगे हैविंग मेन सर्वर फॉर ऑनलाइन बिजनेस आउटसाइड इंडिया, इनका मेन सर्वर इंडिया के बाहर है। अरे भैया मेन सर्वर इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हमको फॉरेन कंपनी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो डेफिनेशन है ना उसमें टेली मार्केटिंग भी कवर है।
तो ये देखिए बहुत सारे लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या हुआ, मेन सर्वर इंडिया में है कि इंडिया के बाहर है, और ये सब एग्जांपल है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, और यहां पे जो दिया ना ये टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेटिंग, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन, रिसर्च एटसेट्रा। तो आपको एक काम करना चाहिए, ये वाले जो पॉइंट है ना जो भी अपने नोट्स में दिए, इसको रट्टा मत मारना, रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक रीडिंग मार लेना आप। तो उससे क्या होगा, एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना तो आपके दिमाग में रहेगा कि भाई अपने को क्या क्या चीजें एक्टिविटीज कवर है। ठीक है, वीडियो ऑन करके रखो बेटा, जितने लोग कर सकें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मेरे को थोड़ा सा इंटरेक्शन करते बनता है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसके बाद हाँ, सेक्शन 8 कंपनी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा, सेक्शन 8 कंपनी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं मैं। सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनपीओ की बात हो रही है, समझ गए होंगे आप लोग, ऐसी कंपनी जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। एक बार थोड़ा सा मैं पहले कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर आपका ऑब्जेक्ट आर्ट को, साइंस को, कॉमर्स को, स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को, रिसर्च को, सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी करना है, आप चाहते हैं कि आप प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्ट के लिए प्रमोट करने में लगाएं, आप चाहते हैं कि डिविडेंड नहीं बांटें, तो उस केस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे सकता है, फिर आरओसी आपको सीओआई दे सकता है। ठीक है, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। एक पार्टनरशिप फर्म अपने फर्म के नाम से सेक्शन 8 कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको कंपलसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लगती है। ठीक है, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई कंपनी ने सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया, या अगर किसी कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंडीशन लगाई थी उसको कंट्रावेंट कर लिया, या कोई कंपनी ऐसा काम कर रही है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, फ्रॉडुलेंट है, ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में काम कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। और लाइसेंस को कैंसिल करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 3 में से कोई एक ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर नंबर 1 वो ये बोल सकता है कि आपकी कंपनी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आपको अपने नाम के आगे में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपनी एक नॉर्मल कंपनी बन गई। पॉइंट नंबर 2, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ ये काम हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देने के बाद सेक्शन 8 कंपनी को वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर दे सकती है, और या तो वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर दे सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी ऑर्डर दे सकता है कि इस कंपनी का दूसरे कंपनी में अमलगमेशन कर दिया जाए। फिर 2 पॉइंट और थे यहां पे, अगर अमलगमेशन का ऑर्डर दिया जाता है ना, तो उस केस में वो जो कौन सी कंपनी में अमलगमेट करेंगे, जिसकी कंपनी का ऑब्जेक्ट हमारे कंपनी के ऑब्जेक्ट के सेम हो, सेक्शन 8 कंपनी में। तो जब 2 कंपनी को अमलगमेट कर देंगे ना, तो नए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, राइट क्या होगा, पावर क्या होगा, प्रिविलेजेस क्या होंगे, क्या प्रॉपर्टीज होगा, उनके क्या क्या ड्यूटीज होगा, लायबिलिटी होगा, ऑब्लिगेशन होगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और आखिरी पॉइंट, अगर वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर देते हैं, तो वाइंडिंग अप में लायबिलिटी को पे करने के बाद अगर एसेट बच गया, तो वो जो एसेट है, वो एसेट का 2 में से कोई एक काम होगा, या तो इन एसेट को कोई दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और या रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड, रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड जो कि गवर्नमेंट का एक फंड है, उसमें उस एसेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 8 कंपनी का। अब हम फटाफट क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंड टू फॉर्म अ क्लब नेमली बडिंग पायलट फ्लाइंग क्लब। ये एक बनाना चाहते हैं एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी टू इम्पार्ट द क्लासरूम ट्रेनिंग एंड एयरक्राफ्ट फाइटिंग ट्रेनिंग टू, मतलब एक कंपनी बनाना चाहते हैं जिसका काम है पायलट को ट्रेनिंग देना, मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए कंपनी बना रहे हैं। और इन्होंने डिसाइड किया कि हम सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड करेंगे, मतलब कुल मिला के लोग सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, इनकी मंशा क्या है कि जो कंपनी हम 10 साल तक चलाएंगे, एंड देयर आफ्टर क्लब विल बी डिसॉल्व, उसके बाद हम क्लब को डिसॉल्व कर देंगे, एंड द सरप्लस ओवर लायबिलिटी इफ एनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर। क्या बोल रहे हैं, 10 साल के बाद क्लब को बंद करेंगे, जो पैसा आएगा उसको आपस में बांट लेंगे। गलत बात है भाई, कोई भी सेक्शन 8 कंपनी जब बंद होती ना, तो उसका पैसा मेंबर में नहीं बढ़ता, उसका पैसा 2 ही जगह जाएगा, या तो सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी में चले जाएगा, फंड ट्रांसफर हो जाएगा, या रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड, रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड जो गवर्नमेंट का है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो मेंबर आपस में बांटने की बात करें वो बिल्कुल गलत है, ये अलाउड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट क्रिकेट क्लब, ये एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, ये सेक्शन 8 कंपनी में बनना चाहते हैं। ठीक है सर, सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन आ गया।
आगे बढ़िए। इनका ऑब्जेक्ट था कि हम इंट्रोडक्टरी क्रिकेट कोर्स, हम क्रिकेट कोर्स वगैरह लॉन्च करेंगे। ठीक है सर। द क्लब हैज बीन अर्निंग सरप्लस, क्लब को सरप्लस था। ऑफ लेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, बाद में पता चला ये जो कंपनी है फ्रॉडुलेंट एक्ट कर रही है, गलत काम कर रही है। एंड डिविडेंड वाज पेड टू द मेंबर, और मेंबर को डिविडेंड भी पे करे, दोनों गलत काम है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्टर कूल, अ मेंबर डिसाइडेड टू कंप्लेन, एक मेंबर था उसने कंप्लेंट लॉन्च कर दी। अब इसके बेस पे आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देना है। पहला, इज देयर एनी प्रोविजन टू रिवोक द लाइसेंस, बताइए क्या सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंस को कैंसिल करने का कोई प्रोविजन है क्या? बिल्कुल है सर, अभी अपन ने बात किया 3 में से कोई भी एक ग्राउंड होता है तो लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, 3 ग्राउंड क्या हो गया? आप इस सेक्शन के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडीशंस को वायलेट कर रहे हो, या आपका कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट है या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो, तो उस केस में लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये पहला कॉन्सेप्ट खत्म। सेकंड नंबर क्या बोला, क्या कंपनी को वाइंडिंग अप किया जा सकता है? आंसर है यस, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए प्लस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर। ध्यान रखना, वाइंडिंग अप या अमलगमेशन के ऑर्डर के पहले उस कंपनी को सुनवाई का अवसर दिया जाता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है, तो ये दोनों करने के बाद में आप वाइंडिंग अप कर सकते हैं। और तीसरा, क्या क्लब को मर्ज कर सकते हैं क्या, मतलब अमलगमेंट कर सकते हैं क्या विद मैसेज कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग? हाँ जी, इसका आंसर नो आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है। लॉ में क्या लिखा है, अमलगमेशन जो करते हैं ना वो सेक्शन 8 कंपनी में करते हैं, और वो भी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना भूल गया, सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के आखिरी में लिमिटेड प्राइवेट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने नाम के आगे कोई भी सुटेबल वर्ड यूज कर सकते हैं, ये भी अपने लॉ में पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, स्पीड ठीक है सर, आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, यस सर। चलो कहीं पे भी कुछ लगेगा ना तो आप मेरे को रोक सकते हो कि सर थोड़ा स्लो बताइए या जो भी वॉटेवर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द मैटर कंटेन इन द आर्टिकल ऑफ धीमन फाउंडेशन इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड कंपनी अंडर सेक्शन 8, तो ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है। ठीक है जी, वॉज अल्टर्ड, अच्छा आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल को अल्टर किया गया पासिंग एसआर एट जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में एसआर पास करके आर्टिकल को अल्टर कर दिया गया। एंड देयर आफ्टर इंटीमेशन फॉर द सेम वाज गिवन टू द आरओसी, और आरओसी को बता भी दिया गया। ठीक है, यहां पे एक बात आपको समझ भी आ रही होगी, अपन ने रिवीजन किया है, एक सेक्शन 8 कंपनी अपने आर्टिकल को क्या केवल एसआर पास करके चेंज कर सकती है क्या? आंसर है नो, आपको किसकी अप्रूवल लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये नहीं है, मिसिंग है यहां पे। आगे बढ़ते हैं। However, such alteration in the article was opposed by Dhwaj and Company, a partnership firm, which is its member, that such alteration was not valid. कंपनी, ये जो कंपनी ना सेक्शन 8 कंपनी, उसका एक मेंबर है जिसका नाम है ध्वज एंड कंपनी, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है। उस मेंबर ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि ये गलत है ना, ये गलत है। तो आप बताइए क्या आपको मतलब जो इसका ऑब्जेक्शन वो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ली गई है, तो ये जो अल्टेशन बिल्कुल गलत है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एडवाइज, अब क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर कंटेंशन ऑफ ध्वज एंड कंपनी वाज वैलिड, ध्वज एंड कंपनी जो बोल रहा है कि इनका अल्टेशन वैलिड नहीं है, क्या वो सही है? आंसर है बिल्कुल सही है, उनका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है। एक ही लॉजिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ली गई। एंड वेदर इट कैन बी अ मेंबर इन सच कंपनी, एक सवाल ये भी उठा, ये तो पार्टनरशिप फर्म है, क्या ये उस कंपनी की मेंबर बन सकती है? आंसर है यस। तो ध्यान रखना, एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म या ऐसा मानो एक पार्टनरशिप फर्म अदर देन सेक्शन 8 कंपनी, मतलब जो नॉर्मल कंपनी होती ना उसकी फर्म कभी मेंबर नहीं बन सकती। वो जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना अपने पार्टनर के नाम से शेयर परचेस करते हैं, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म के नाम से मेंबर बन सकती है। क्लियर पॉइंट? चलो, तो ये पूरा सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन है, पूरे कवर हो गए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्मॉल कंपनी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं स्मॉल कंपनी के बारे में क्या प्रोविजन है। स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं हो, मतलब पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, मतलब केवल और केवल प्राइवेट कंपनी जो स्मॉल कंपनी हो सकती है। अभी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे? जिसका पेडअप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 4 करोड़ और 40 करोड़, और ये दोनों कंडीशन आपको कंप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, दोनों में कोई भी एक कंडीशन भी कंप्लाई नहीं हुआ ना तो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। स्मॉल कंपनी मतलब वो हो गई जो दोनों तरीके से छोटी हो, और दोनों तरीका मतलब क्या हुआ, इनका पेडअप कैपिटल भी 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 4 करोड़ तक है तो भी चलेगा, और टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है होना चाहिए, मतलब 40 करोड़ होगा तो भी चलेगा। ठीक है, फिर 3 ऐसे कंपनी हैं जिनको कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। पहला, होल्डिंग सब्सिडी कंपनी। सेकंड नंबर, ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी है, और तीसरा ऐसी कंपनी जो कोई स्पेशल एक्ट में बनी है। ये 3 ऐसी कंपनी है जिसको कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। तो कुल मिला के 4 ऐसी कंपनियां हैं जो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। पब्लिक कंपनी कभी नहीं हो सकती, होल्डिंग सब्सिडी कभी नहीं हो सकती, सेक्शन 8 कंपनी कभी नहीं हो सकती, और कोई स्पेशल एक्ट में कोई कंपनी बनती है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। चलिए अब इसके बेस पे क्वेश्चन लेते हैं अपन। एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड, तो एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड है मतलब ये हो भी सकती है, प्राइवेट कंपनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 3 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़। एक बार रुक के सोचो, इसका जो पेड अप कैपिटल है 3 करोड़ है, वो तो कंडीशन पूरा कर रहा है, लेकिन टर्नओवर 50 करोड़ है। एक कंडीशन पूरा कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, दोनों कंप्लाई होगा तभी स्मॉल कंपनी है, मतलब ये स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी क्योंकि इसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा हो गया। आगे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी एंड एग्जामिन करना है आपको। पहला है कि क्या ये स्मॉल कंपनी है, आंसर है नो, क्योंकि इसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा है। सेकंड नंबर, क्या आपके आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? अगर टर्नओवर 36 करोड़ होता, 50 की जगह 36, तो अब क्या हो गया, दोनों लिमिट सेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब वो स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। मतलब पहले में आंसर आ गया नो और दूसरे में आंसर आ गया यस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए, आपको एक कंपनी है स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका पेडअप कैपिटल दिया है 1 करोड़, 10 लाख शेयर है, ठीक है, 10 रुपए का, और टर्नओवर है 4 करोड़। तो एक बात ये बताओ, पेडअप कैपिटल 1 करोड़ है और टर्नओवर है 4 करोड़, तो यहां तक पढ़ के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या स्मॉल कंपनी है कि नहीं? बिल्कुल है भैया, 4 करोड़ और 40 करोड़ की बात होती है ना, तो ये तो दोनों कम है, पेडअप कैपिटल भी 4 करोड़ से कम है और इनका टर्नओवर भी 1 करोड़ है, केवल 4 करोड़ है, जबकि 40 करोड़ तक के टर्नओवर को स्मॉल कंपनी बोलते हैं। तो अभी तक तो ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी का नाम क्या है? स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ो। नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड विच इज अ पब्लिक कंपनी, एक और कंपनी जिसका नाम है नाइस, है ना, हाँ, इज होल्डिंग 4 लाख इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप ऑफ स्मार्ट। तो एक बार हिसाब लगाओ तो जरा, ये जो नाइस कंपनी है ना, उसने इस कंपनी के 4 लाख शेयर परचेज किया, तो 4 लाख शेयर परचेज किया मतलब कितना परसेंट हो गया? 40%। 10 लाख में से 4 लाख परचेज किया मतलब 40%, तो 40% से होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता बना क्या? नहीं बना। होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता कब बनता है? 50% ज्यादा, मतलब जो नाइस कंपनी है ना, वो स्मार्ट कंपनी की होल्डिंग कंपनी नहीं बन पाया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्होंने क्या किया, ये जो स्मार्ट कंपनी है ना, मतलब जो स्मॉल कंपनी है, इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया एक्सक्लूडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बार थोड़ा सा समझ लो, जो स्मॉल कंपनी होती है ना, वो आरओसी को अपने एनुअल अकाउंट जब फाइल करती है तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती। स्मॉल कंपनी को एग्जम्पशन है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती, ये लॉ में प्रोविजन दिया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम आरओसी ने नोटिस दिया स्मार्ट को कि भैया तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया बैलेंस शीट वगैरह के साथ, तो अब आपको पहला 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, वेदर स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, क्या इसको स्मॉल कंपनी मानेंगे क्या? हुज सिग्निफिकेंट इक्विटी शेयर हेल्ड बाय पब्लिक कंपनी। हाँ जी, क्या लगता है, स्मॉल कंपनी है कि नहीं? बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल है, स्मॉल कंपनी है, क्योंकि ये होल्डिंग सब्सिडी नहीं बन रही है, इसलिए स्मॉल कंपनी है। सेकंड नंबर, क्या वेदर स्मार्ट सॉल्यूशन हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आंसर आएगा नो, इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, क्योंकि जो स्मॉल कंपनी होती है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो स्मॉल कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ये ओवर हो गया। मतलब इस पूरे टॉपिक में क्लास ऑफ कंपनी में सेक्शन 8 के ऊपर विशेष ध्यान देना, होल्डिंग सब्सिडी के ऊपर विशेष ध्यान देना, स्मॉल कंपनी के ऊपर विशेष ध्यान देना, है ना, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
और इसके अलावा अगर मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है तो वो है प्राइवेट कंपनी। उसमें कोई खास बात नहीं है, बस उसमें एक बात ध्यान रखना, उसमें नंबर ऑफ मेंबर का कैलकुलेशन ध्यान रखना। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं प्राइवेट कंपनी के बारे में। देखो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है सेक्शन 268 में डिफाइन किया गया है, जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, प्लस आर्टिकल में वो 3 रेस्ट्रिक्शन लगाती है। तीनों का कोड वर्ड है एमआरपी। क्या कोड वर्ड है? एमआरपी। पहला एम फॉर मेंबर, इसके मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब 200 की काउंटिंग जब करोगे ना तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉइंट होल्डर को एक काउंट किया जाएगा। दूसरा 200 की काउंटिंग में 2 लोग को शामिल नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं करते। पहला ऐसे पर्सन जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जो प्रेजेंट एम्प्लॉई है, और दूसरा ऐसे पर्सन जो जब एम्प्लॉय थे उस समय कंपनी ने उनको शेयर दिया था, बाद में एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया पर शेयर अभी भी होल्ड करके रखे हैं, उनको भी 200 की काउंटिंग में नहीं लेना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता तो डायरेक्टर को 200 की काउंटिंग में लेना है, ध्यान रखना। उसके बाद 200 की काउंटिंग में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों को काउंट करना है। तो ये पूरे प्रोविजन है प्राइवेट कंपनी के बारे में। और ये हो गया आर मतलब हो गया रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये अपने शेयर ट्रांसफर करने को रेस्ट्रिक्ट करते हैं आर्टिकल में, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता। और पी मतलब होता है प्रोहिबिशन, ये अपने आर्टिकल में प्रोहिबिट करते हैं कि हम पब्लिक को किसी भी प्रकार का इन्विटेशन नहीं देंगे टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी। ये प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक में ले रहा हूं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के जो लॉ है उसके बारे में। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा 1% कंपनी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें एमसीक्यू भी खूब आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी खूब आते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं सीधा क्वेश्चन से और उसको अपन लॉ से रिकॉल करते आएंगे। हाँ जी आइए क्वेश्चन रीड करें। एक राजा है, इसने क्या किया, इसने एक सिंगल पर्सन के लिए इन्होंने एक ओपीसी बनाया, ठीक है, और नॉमिनी बना दिया अपने भाई मिस्टर किंग को। मतलब राजा ने एक ओपीसी बनाया और एक अपने भाई को जिसका नाम है मिस्टर किंग, इसको इन्होंने ओपीसी का नॉमिनी बना दिया। ठीक है सर। ऑन 4th में किंग ने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। आपको मालूम है कि जो नॉमिनी हो जब चाहे तब अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है कि मैं नॉमिनी नहीं बनना चाहता। आपको यह भी पता है कि जो मेंबर होता है वो भी जब चाहे तब नॉमिनी को बदल सकता है, जब चाहे तब नॉमिनी को बदल सकता है। ठीक है, आगे क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या आंसर है बिल्कुल कर सकता है। नॉमिनी को ही पावर है कि वो जब चाहे तब अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ करेगा तो ओपीसी और आरओसी को उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बोल रहा है फॉलोइंग इंडिविजुअल आर मतलब आपको 3 लोग के नाम दिए हैं और आपको यह बताना है कि क्या ये नॉमिनी बनने योग्य है क्या। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा लॉ को रिकॉल करा लेता हूं। आपको इस लॉ में ओपीसी में आपको सेक्शन नंबर 3 दिया हुआ है और रूल में भी दिया हुआ है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स, उसमें भी रूल नंबर 3 है। इसमें मेंबर और नॉमिनी बनने के लिए 3 कंडीशन पूरा होना पड़ेगा। पहला, आपको नेचुरल पर्सन होना चाहिए, तभी आप मेंबर या नॉमिनी बन सकते हो। सेकंड नंबर, आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। और तीसरा नंबर, रेसिडेंट इन इंडिया होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि वेदर रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज। मतलब ये समझ लो कोई भी ओपीसी का मेंबर और नॉमिनी बनने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना पड़ेगा। पहला, आपको नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग होना पड़ेगा। इंडियन सिटीजन मतलब फॉरेन सिटीजन कभी भी ओपीसी नहीं बना पाएगा, नॉमिनी नहीं बन पाएगा। तीसरा पॉइंट, रेसिडेंट होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। ध्यान रखना, नॉन रेसिडेंट भी 1% कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, वो भी नॉमिनी बन सकते हैं। और मतलब रेसिडेंट होना नहीं होना कोई कंपल्सरी नहीं है। और वैसे लॉ में ना रेसिडेंट की डेफिनेशन दी है कि जो 120 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको बोलते हैं रेसिडेंट। लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि नॉन रेसिडेंट भी ओपीसी बना सकते हैं और उसके नॉमिनी बन सकते हैं। अब आपको 3 लोग के बारे में पूछा है कि बताइए ये लोग नॉमिनी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। पहला केस देखो, मिस्टर श्याम सन ऑफ मिस्टर राजा हु इज 15 ईयर ओल्ड। हो ये 15 साल का बच्चा है। तो याद कीजिए एक माइनर के बारे में भी रेस्ट्रिक्शन लिखा था। क्या बोलता था कि जो माइनर होता है वो न तो ओपीसी का मेंबर बन सकता है, न किसी ओपीसी के मेंबर का नॉमिनी बन सकता है। माइनर को अलाउड ही नहीं है। ठीक है, माइनर को अलाउड ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, माइनर नॉमिनी नहीं बन सकता। आगे बढ़िए।
देवकी इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन है, और देवकी है मतलब क्या हो गया, नेचुरल पर्सन तो पक्की है ना, इंडियन सिटीजन भी है। आगे ये दुबई में रहती थी और ये बोलता है कि वो इंडिया में 2 जनवरी 2019 से लेकर 16 जुलाई 2019 तक थी और उसके बाद वो परमानेंटली दुबई में शिफ्ट हो गई। अब ये देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे आप नॉमिनी अपॉइंट करना चाह रहे हो 5 मई 2020 को, तो आपको नॉमिनी होने के लिए एक जो कंडीशन है रेसिडेंट का, तो रेसिडेंट आपको कब देखना पड़ता है, पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर। तो 5 मई 2020 को अपॉइंट करो तो पिछला फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 19-20। अच्छा 19-20 में रेसिडेंट है कि नहीं चेक करो। ये रेसिडेंट जो है ना वो 2 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च, केवल इतने पीरियड इंडिया में रही। तो मोटा मोटी देख लो जनवरी फरवरी मार्च, मतलब लगभग 90 दिन के आसपास अप्रॉक्स। तो ये पक्का है कि वो रेसिडेंट तो नहीं है, लेकिन क्या रेसिडेंट होना जरूरी है क्या नॉमिनी का, आंसर है नो। इसका मतलब ये जो देवकी है वो भले रेसिडेंट नहीं भी है तो भी वो ओपीसी की नॉमिनी बन सकती है, क्योंकि पहली 2 कंडीशन उसने पूरा कर लिया, वो नेचुरल पर्सन है और वो इंडियन सिटीजन है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, छविश इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसने एक ओपीसी बनाई, ठीक है, और अपने वाइफ को नॉमिनी बना दिया, बिल्कुल सही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ना इसकी ऑथराइज कैपिटल, पेडअप कैपिटल दिया है 35 लाख रुपए है। उसके बाद और सीधा खास बात बता रहा हूं आपको, इसके बाद हाँ, अब कंपनी का ऑथराइज कैपिटल पहले 35 लाख था, फिर 10 लाख रुपए बढ़ा के 45 लाख कर दिया गया, ठीक है। आगे अब आपको ना 3 मैटर पे डिस्कशन करना है, ठीक है। पहला पॉइंट, हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज अ ओपीसी ऑफ मेंबर ऑफ ओपीसी, मतलब ये मेंबर की क्वालिफिकेशन बोल रहा है। तो हम बात कर चुके हैं नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट, वो ओपीसी बना पाएंगे, मेंबर बन पाएगा ओपीसी का, खत्म बात। सेकंड नंबर, क्या एकता रेडीमेड ये जो ओपीसी है क्या वो किसी दूसरी कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है क्या। याद कीजिए अपन ने पढ़ा था कि ओपीसी जब चाहे तब अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। रूल 6, इसका रूल नंबर याद रखना, रूल 6 है, रूल नंबर 6 है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि ओपीसी जब चाहे तब पब्लिक प्राइवेट में अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है, और ये जो फॉर्मेलिटी है ना, एक मिनट जस्ट मिनट, आपको थोड़ा सा ना कुछ इंपॉर्टेंट लॉ में देखता हूं, पॉसिबल होता है आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, ये देखो, ये आपका रूल नंबर 6, रूल 6, अगर ओपीसी कन्वर्ट करना चाहती है तो सबसे पहले इनको नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे 2 या 7, प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं 2, पब्लिक बनाना चाहते हैं 7, और डायरेक्टर को 2 या 3 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ओपीसी में एक डायरेक्टर भी हो सकता है। फिर मिनिमम पेड अप कैपिटल, ये तो खैर क्राइटेरिया भी है नहीं, और सेक्शन 18 को कंप्लाई करना पड़ता है। 18 का लॉ ही किसके बारे में, कन्वर्शन ऑफ वन क्लास ऑफ कंपनी टू अनदर क्लास ऑफ कंपनी, मतलब कुल मिला के ओपीसी अगर पब्लिक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है हो जाए, उनको नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, एज द केस में भी पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। इसके बाद इनको कुछ डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल करने पड़ते हैं, जैसे अल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल। अभी जो आपका मेमोरेंडम आर्टिकल होगा वो ओपीसी के हिसाब से होगा, पर अब आप प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके अनुसार होना चाहिए। फिर रिजोल्यूशन की हमने पास कर दिया। फिर जो भी कंपनी के मेंबर डायरेक्टर जो बनने वाले हैं उनकी लिस्ट आपको आरओसी को देना पड़ेगा कि ये मेंबर और डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हो गए हमारी कंपनी में। फिर कंपनी के क्रेडिटर केस देना पड़ेगा और लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट देना पड़ेगा। अगर आरओसी सेटिस्फाइड होता है तो आरओसी आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर क्या बोला, इफ द कंपनी इंक्रीज द पेड अप कैपिटल 30 लाख टू ऑन 30 लाख कैपिटल अगस्त में करिए तो क्या ये अदर काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है क्या, आंसर है नो। देखो ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ना ये पहले के लॉ का है, पहले में लॉ अलग था ओपीसी के बारे में, पर आज के दिन अगर अपन बात करते हैं ना, एक ओपीसी का पेड अप कैपिटल कितना भी हो, कंपलसरी कन्वर्शन का कोई लॉ नहीं है। कोई भी हालत में ओपीसी अपने आप पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं होती।
वो तभी होगी जब उसकी इच्छा होगी, मतलब वॉलेंट्री कन्वर्ट होगी। तो पेड अप कैपिटल बढ़ गया तो ऐसा नहीं कि वो ओपीसी पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा कन्वर्शन नहीं होगा। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर रवि ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एमबीए बाय प्रोफेशन। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, एमबीए, ठीक है। इसको एक्स वाई लिमिटेड ने अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब इसका जॉब क्या था, इसका काम क्या था, एडवाइजिंग बीओडी। ये कंपनी के जो बीओडी ना उनको एडवाइस करते थे फाइनेंस मैटर पे, ठीक है। इसके बाद सीधा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको बोला है क्या ये जो अभी है क्या वो प्रमोटर माना जाएगा क्या, ये क्वेश्चन है। तो प्रमोटर जो वर्ड है ना वो सेक्शन 269 में डिफाइंड है। प्रमोटर वर्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 69। प्रमोटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा तीन लोग को प्रमोटर बोलते हैं कंपनी का। पहला ऐसा पर्सन जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया या जो एनुअल रिटर्न कंपनी फाइल करती है उसमें आपने उसको एज अ प्रमोटर बताया, तब वो पर्सन प्रमोटर है। उसमें लिखना पड़ता है एनुअल रिटर्न में कि प्रमोटर कौन है, तो आपने अगर जिसका भी नाम लिखा तो वो प्रमोटर माना जाएगा। सेकंड नंबर, एक ऐसा पर्सन कंपनी का प्रमोटर कहलाता है जो कंपनी के अफेयर को कंट्रोल करता है, चाहे शेयर होल्डर के रूप में या डायरेक्टर के रूप में कंट्रोल करता है। और तीसरा पॉइंट, ऐसा पर्सन भी प्रमोटर माना जाता है जिसके डायरेक्शन, एडवाइस और बोलने पर बीओडी कंट्रोल करता है, मतलब जो बीओडी को कंट्रोल कर ले वो पर्सन प्रमोटर कहलाता है। तो 3 टाइप के लोग होते हैं जो कंपनी के प्रमोटर कहलाते हैं। एक एक्सेप्शन है, अगर एक पर्सन किसी कंपनी में प्रोफेशनल वे में काम कर रहा है, प्रोफेशनली काम कर रहा है, तो उसको प्रमोटर कभी नहीं मानते। मतलब जैसे यहां पे ये जो अभी है ना, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, ये प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, तो ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रमोटर। वो बीओडी को कंट्रोल कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो कभी भी किसी भी प्रोफेशनल को प्रमोटर नहीं माना जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आदित्य ने एक 1% कंपनी बनाया 7 जुलाई को। यस को उसने नॉमिनी अपॉइंट कर दिया, ठीक है। आदित्य कंसिडरिंग द परपेचुअल नेचर ऑफ कंपनी फॉर्म डिजायर टू अपॉइंट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एज अ नॉमिनी। बस रुक जाओ, ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी ने मिस्टर यस को पहले नॉमिनी अपॉइंट किया था, बाद में कंपनी क्या बोलती है, हम यस की जगह हम नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। तो एक सवाल है, क्या नॉमिनी कोई कंपनी बन सकती है क्या? आंसर है नो, क्योंकि हमने बात किया था ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन बी अ नॉमिनी। तो ये जो कंपनी है ना वो नॉमिनी अपॉइंट नहीं हो पाएगी। बात खत्म। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो सेक्शन 7 है वो पूरा प्योर थ्योरेटिकल है, उससे ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, तो उसको मैं बात नहीं कर रहा हूं। अपन केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डील करेंगे। हाँ जी, अगला एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, अशोक ये इस कंपनी का डायरेक्टर है ना। क्या बोलता है, हाँ, इसने कंपनी को राइटिंग में बोला कि मेरे को आप नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना, और उसके लिए उसने पैसे भी जमा कर दिए। एक बार अब रुक जाओ, मैं आपको लॉ बता दूं इससे रिलेटेड। सेक्शन 20 इसका कानून है। सेक्शन 20 में ही लिखा हुआ है कि कोई कंपनी अपने मेंबर को जो नोटिस भेजती है ना, वो ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकती है, रजिस्टर्ड पोस्ट से, कैसे भी भेज, स्पीड पोस्ट से भेज सकती है। लेकिन अगर कंपनी का कोई मेंबर डिमांड करता है कि मेरे को आप नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो या किसी भी मोड से भेजो, और उसके लिए उसने फीस भी जमा कर दिया, जो अमाउंट है वो भी जमा कर दिया, तो कंपनी को कंपलसरी वो पैसा, कंपनी को नोटिस उसी पैटर्न पे भेजना पड़ेगा। और अगर नोटिस आपने उस तरीके से नहीं भेजा तो आपकी नोटिस इम्प्रॉपर मानी जाएगी, मतलब पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिड होगी। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 20 का। अब यहां पे देखो क्या बोलता है, कंपनी सेंड नोटिस, उसने क्या बोला, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो और पैसा भी जमा कर दिया। कंपनी ने नोटिस भेजा ऑर्डिनरी मेल से अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, मतलब दूसरे तरीके से भेज दिया, तो और वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो और वो क्या बोलता है कि आपकी नोटिस इम्प्रॉपर है, मतलब मीटिंग इनवैलिड है। अब आपको 2 सवाल पूछे, पहला, क्या अशोक का कंटेंशन वैलिड है? आंसर है यस, क्योंकि उसने फीस भी जमा किया, तो उसकी जो नोटिस है वो ही कैन चैलेंज द नोटिस, इनवैलिड मानी जाएगी। सेकंड नंबर क्या बोला, वुड योर आंसर बी सेम, अगर अशोक उस समय यूएस में था और जब नोटिस दी गई थी तो यूएस में था,
तो अब एक सवाल ये उठा, क्या कंपनी उसको यूएस में नोटिस भेजने के लिए बाउंड है क्या? आंसर है नो। कंपनी की जवाबदारी क्या है कि अशोक का जो इंडिया का जो रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें नोटिस भेजना, ये कंपनी की ड्यूटी है। वो यूएस चलेगा तो कंपनी को वहां भेजने की ड्यूटी नहीं है। अगर कंपनी ने उसके रेसिडेंशियल एड्रेस पे नोटिस भेज दिया ना तो इट विल बी प्रॉपर नोटिस। तो ये क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या बेटा? हाँ, एक मिनट बोलिए। देखो, यूएस का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई कंपनी है ना, अब मान लो कोई जो कंपनी का मेंबर है वो इंडिया से बाहर उस समय गया हुआ है, तो कंपनी को यूएस में जहां पे वहां पे नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम क्या है, जो इंडिया में जो उसका एड्रेस होगा बस वहीं पे नोटिस दोगे तो आपकी नोटिस प्रॉपर मानी जाएगी। इसके बाद एक सेक्शन 22 एक है जो अपने मतलब डिस्कस नहीं किया था, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टडी मेट में ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं आपको डील कर रहा हूं वो क्वेश्चन। ये लॉ भी आपको बता देता हूं। ये देखो, ये क्या है, ये है कि जब भी कंपनी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज भरती है, कंपनी कोई कॉन्टेक्ट करती है, तो कंपनी के बदले में साइन कौन करता है उसका लॉ है 22। ठीक है, कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकती, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के बदले में साइन कौन करता है उसके बारे में लॉ है। तो यहां पे देखो प्रोविजन क्या है, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रोमिसरी नोट वगैरह है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उस केस में बाय एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द अथॉरिटी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। लॉ क्या बोलता है कि अगर कंपनी कोई प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह लिखना चाहती है ना, तो कंपनी जिस पर्सन को ऑथराइज करती है वो पर्सन अगर साइन करेगा तो ये माना जाएगा कंपनी ने साइन कर दिया। अब उसको जो अधिकार दिया गया है वो चाहे एक्सप्रेस हो कि इंप्लाइड हो, एक्सप्रेस हो कि इंप्लाइड हो। ये तो हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, अ कंपनी में ऑथराइज एनी पर्सन एज अटॉर्नी, अटॉर्नी का मतलब एजेंट हो गया, टू एग्जीक्यूट अदर डीड सच ऑथराइजेशन में बी मेड बाय। मतलब देखो, अगर कोई कंपनी प्रॉमिसरी नोट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखना चाहती है तो ऊपर का लॉ एप्लीकेबल होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा जो बाकी जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, डीड है, कुछ भी है, तो उसमें ऑथराइजेशन कैसे होगा। तो बोलता है सबसे पहले तो भाई मान लो कंपनी है एक्सेल, अभी एक्सेल ना प्रवीण गोलछा को अपना अटॉर्नी अपॉइंट करना चाहती है, तो एक्सेल को क्या करना पड़ेगा, एक्सेल को मुझे कॉमन सी लगाकर एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके देना पड़ेगा कि हमारे बदले में आप साइन करना, कॉमन सील लगानी पड़ेगी। लेकिन कॉमन सील कंपलसरी नहीं है, तो अगर कॉमन सील नहीं है कंपनी के पास तो 2 डायरेक्टर साइन करें या एक डायरेक्टर एक सीएस साइन करेगा, तब जाके मेरे को पावर मिलेगा और मैं फिर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा तो मेरे बदले में कंपनी विल बी लायबल। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा देखो आप, मतलब एक बात एकदम क्लियर हो गई कि जो प्रॉमिसरी नोट वगैरह के अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट है ना, वो कंपनी के बदले में कोई भी पर्सन तभी साइन होगा जब उस पर्सन को प्रॉपरली ऑथराइज किया गया होगा। और प्रॉपर ऑथराइज का मतलब क्या हो गया, उस कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाएगी जिसमें या तो कंपनी कॉमन सील लगा के उसको ऑथराइज करेगी, और नहीं कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेगा, या 2 डायरेक्टर नहीं करना है तो एक डायरेक्टर एक सीएस साइन करेगा, तभी वो पर्सन ऑथराइज माना जाएगा। और स्टडी मेट का क्वेश्चन है बेटा, तो कभी भी आ सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, इसका एक डायरेक्टर है मिस्टर पराग नाम है उसका, हैज बीन साइनिंग ऑल द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर मेनी ईयर्स। कई साल से एक परंपरा है कि मिस्टर पराग जो है ना वो कंपनी के बदले में साइन मारते आए हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ऑल द पार्टी हु हैव एवर डील विद द कंपनी नो पराग वेरी वेल। हर बार पराग साइन करता है तो सब लोग उसको जानते हैं, जो भी कंपनी से लोग डील करते हैं उसको जानते हैं। आगे, कंपनी गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक कंपनी को बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला। और ये जो पराग है ना, उसने क्या किया, आगे देखो, पार्टनरशिप डीड, फिरोज भाई के साथ एक पार्टनरशिप डीड किया। पराग साइन द पार्टनरशिप डीड विद फिरोज। मतलब क्या हुआ, कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी ने किसी के साथ एक पार्टनरशिप कर ली। वो जो पार्टनरशिप डीड है ना, उसमें कंपनी के बदले में साइन किसने किया, पराग ने किया, क्योंकि सालों से वही साइन करते आ रहे, तो उसको भी इसने साइन कर दिया। आगे, बिकॉज ही हैज इंप्लाइड अथॉरिटी, वो क्योंकि उसको इंप्लाइड अथॉरिटी है। इंप्लाइड का मतलब क्या होता है,
भले कंपनी ने उसको एक्सप्रेस नहीं बोला, लेकिन वो क्या बोला, मैं तो इतने साल से काम कर रहा हूं, मैं तो इतने साल से मैं ही साइन कर रहा हूं, तो मेरे को पावर है तो मैंने साइन मार दिया। आगे क्या बोलता है, बाद में डिस्प्यूट हुआ तो कंपनी ने लायबिलिटी को एज अ पार्टनर लायबिलिटी को मानने से इनकार कर दिया। कंपनी ने क्या बोला, ये जो पार्टनरशिप डीड है ना, वो तो पराग ने साइन किया और हमने तो पराग को पावर ही नहीं दिया। और वो फर्म क्या बोली है, पराग को तो इंप्लाइड पावर है, 10 साल से साइन मारता है। क्या लगता है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या पराग को क्या पराग यहां पे साइन कर सकता है क्या? आंसर है नो, आंसर है नो। इसका रीजन क्या है बेटा, ये देखो ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मतलब कंपनी किसी को एक्सप्रेस ऑफ, ये इंप्लाइड वर्ड उधर है, प्रोमिसी नोट वगैरह में इंप्लाइड है, लेकिन अदर कॉन्ट्रैक्ट में, अदर जो डीड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है इसमें इंप्लाइड नहीं है। उसमें वो तभी होता है जब कंपनी ने एक्सप्रेसली ऑथराइज किया हो। अरे बोला ना, कंपनी कॉमन सी लगाएगा, कॉमन सी नहीं तो 2 डायरेक्टर साइन मार के ऑथराइज करेगा, 2 डायरेक्टर नहीं तो 1 डायरेक्टर, 1 सीएस ऑथराइज करेगा। तो यहां पे उसको अथॉरिटी नहीं दी गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बदले में कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कंपनी अपनी लायबिलिटी को डिनाई कर सकती है। क्लियर है पॉइंट? चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म। अब मैं सीधा एमओए में आ रहा हूं। एमओए में आइए। अच्छा, क्या लग रहा है, अभी कंटिन्यू करना है कि 1 आवर का हो गया एक्चुअल में टाइम, कंटिन्यू करना है कि उसको नेक्स्ट लेवल पे लें? अभी आप कंप्लीट कर लो, जैसा आप बोलो। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में करें इसको? हाँ। चलो ठीक है, उसको अपन अब मतलब ना डेली बेसिस पे कर लेंगे इसको, तो आपको लिंक आ जाएगा और आपको इन्फॉर्म टाइम का इन्फॉर्म हो जाएगा। कोशिश करूंगा सेम टाइम रखूं, पर अगर कुछ हो गया ना तो लिंक आ जाएगा आपको। तो अब आप ये कर सकते हैं, जितना मैंने आपको कराया तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपके माइंड में आ गया, इसको फटाफट फटाफट खत्म कर लेना। मे बी आप, मेरे को लगता है कि 2 घंटे आप देखोगे ना तो इतने इतने सारे चैप्टर आपके आज के कंप्लीट हो जाएंगे जितना अपन ने किया। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। और मन लगा के पढ़ना बेटा, है ना, फोकस करके पढ़ना। और बस कभी भी कुछ दिमाग में आया ना, मतलब पढ़ाई का मन नहीं हो, ये हो, तो बस अपने रिजल्ट को फोकस करना कि एक बार रिजल्ट पॉजिटिव आ गया ना तो सारे सुख दुख दर्द जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। तो अभी जितनी ताकत लगाना है लगा लो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ओके, और अगर बाकी सब्जेक्ट में भी आपको कुछ भी आपको लग रहा होगा ना कि हमको सपोर्ट की जरूरत है, कुछ भी है, तो आप अभी भी बता सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा और कल भी बता दिएगा। जो जो सपोर्ट हम लोग दे पाएंगे हम लोग जरूर आपके साथ हैं, जरूर सपोर्ट देंगे। ठीक है, अभी कुछ अगर आपके मन में है तो आप मेरे को नोट करा सकते हैं ताकि हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाए। अच्छा, एक चीज और है, एक्सेल में हम लोग ने अभी स्टडी रूम चालू कर दी है फैसिलिटी, कि कई लोग को घर में या कहीं पे पढ़ाई का प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे एक्सेल में आके पढ़ाई कर सकते हैं। पूरा उसका भी पूरा एक शेड्यूल है कि कितने बजे से कितने बजे आपको पढ़ना है, ब्रेक लेना है, तो ऐसे करके करीब 12 घंटे का एक शेड्यूल है। तो आप यहाँ पे एक्सेल में आप आके पढ़ सकते हैं, मतलब किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह तो। ठीक है, कोई और मैटर है तो बताइए बेटा, नहीं तो आप सबसे बिजी लोग हैं, आपका टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय।